एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार फिल्म लेकर आया हूं जो आपकी सोच को झकझोर देगी और आपके अंदर गहरे सवाल उठाएगी। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो समाज के अंधेरे कोनों को उजागर करती है, आर्टिकल 15। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव लाल गांव में। बाहर बारिश हो रही थी और गांव वाले खुशी में झूम रहे थे, नाच गा रहे थे। लेकिन इस बारिश की खुशी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छुपी थी। एक वैन में कुछ लड़कियां जिनकी आंखों में डर और हालातों की बेबसी थी, जबरदस्ती का शिकार हो रही थी। इसी बीच हम मिलते हैं हमारे नायक आईपीएस ऑफिसर अयान से। अयान का तबादला इसी गांव में हुआ है। उसकी पत्नी अदिति, जो एक पत्रकार है, से वह अपनी हर बात शेयर करता है। लेकिन इस गांव में जातिवाद का जहर खुला हुआ है, जैसा कि अयान का ड्राइवर उसे बताता है। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। अयान इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं है। जब अयान पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसका स्वागत करता है सर्कल ऑफिसर ब्रह्मदत्त। अयान का पहली बार सामना होता है अपनी टीम से और उनसे मिलते ही उसे गांव के हालातों की गंभीरता का एहसास होने लगता है। यहाँ इमली नाम की एक लड़की है जो हवलदार निहाल सिन्हा की बहन है। वह साहब के लिए खाना बनाती है। और फिर अंशु नहरिया नाम का एक ठेकेदार आता है जो पूरे इलाके के सरकारी ठेके संभालता है। ब्रह्मदत्त तो उसकी खूब तारीफ करता है। उसी रात अयान के स्वागत में एक पार्टी का आयोजन होता है जहां अयान का सामना होता है उसके पुराने दोस्त सत्येंद्र राय से, जो अब पोल्यूशन कंट्रोल विभाग में काम करता है। सत्येंद्र हालांकि अयान से कटी कटी बातें करता है, जैसे कि वह भीतर से परेशान हो। पार्टी के बाद गांव के कुछ लोग ब्रह्मदत्त से मिलने आते हैं। अयान उनकी तरफ ध्यान से देखता है और ब्रह्मदत्त से पूछता है, ये लोग कौन हैं? ब्रह्मदत्त कहता है, सर, ये गांव के ही लोग हैं। इनकी 2-3 लड़कियां गायब हैं, लेकिन जांच चल रही है। अगले दिन गांव में दिल दहला देने वाली खबर आती है। 2 लड़कियों की लाशें पेड़ से लटकी हुई मिलती है। तीसरी लड़की अभी भी गायब है। गांव वाले बताते हैं कि लड़कियों के बाप ने ही उनकी हत्या की है। लेकिन अयान इस कहानी से संतुष्ट नहीं है। अदिति, उसकी पत्नी, उसे बताती है कि ऐसा ही मामला राजस्थान में भी हुआ था, जहां दलित होने की वजह से किसी ने पीड़ित की नहीं सुनी। अयान सोचता है, क्या यहाँ भी वही हो रहा है? अयान का गुस्सा फूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि अभी तक लड़कियों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। वह तुरंत आदेश देता है कि तीसरी लड़की की एफआईआर दर्ज हो। ब्रह्मदत्त पत्रकारों को ऑनर किलिंग का एंगल देकर मामले को जल्दी सुलझाना चाहता है, लेकिन अयान को समझ में आता है कि इस कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। वह गांव में सच्चाई की तलाश में जुट जाता है। कोरा, तीसरी लड़की की बहन, अयान से कहती है कि अंशु नहारिया ने उसकी बहन को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं और अयान को एहसास होता है कि इस गांव में अन्याय के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। सत्येंद्र की पत्नी बताती है कि वो सुबह 4 बजे ही घर से निकल गए थे और तब से उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। वह कहती है कि अचानक किसी का फोन आया था और वह बिना कुछ बताए घर से चले गए। ब्रह्मदत्त को यह बात सुनते ही चिंता होने लगती है। वह निहाल सिंह से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। निहाल सिंह कहता है, सत्येंद्र गायब हो गए हैं। ये सुनते ही ब्रह्मदत्त के मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वह निहाल सिंह को जाने का इशारा करता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त डॉक्टर से मिलने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने पहुंचता है। डॉक्टर कहती है, मैं अभी प्रोविजनल रिपोर्ट बना रही हूँ, फाइनल रिपोर्ट में समय लगेगा। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु होकर पूछता है, रिपोर्ट में क्या लिखा जा रहा है? डॉक्टर बताती है, यह सामूहिक बलात्कार का मामला है, वो भी कई दिनों तक हुआ है। ये सुनते ही ब्रह्मदत्त का चेहरा सख्त हो जाता है। वह डॉक्टर को धमकाते हुए कहता है, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? फिर वह वरिष्ठ डॉक्टर अवधेश से संपर्क करता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदलवा देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मयंक और जाटव जब चमड़ा फैक्ट्री से वापस आ रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उनकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। उनके चेहरे ढके हुए होते हैं और वे चिल्लाते हैं, ये हत्या है। इस बीच अयान अपने घर पर केस से संबंधित कुछ फाइलें मंगवाता है और हवलदार से सवाल करता है, डिपार्टमेंट में अंशु निहारिका के करीब कौन है? हवलदार जवाब देता है, साहब, वो पैसे वाली पार्टी है और एमएलए के खास भी हैं। अयान फिर पूछता है, क्या ब्रह्मदत्त भी उनके खास हैं? हवलदार कहता है, जी साहब। अगले दिन जब गांव वाले उन लड़कियों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 पुलिस वाले उन लड़कियों के पिता को पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी ओर जाटव रात में हुई वारदात की रिपोर्ट दे रहा होता है। तभी अयान आकर पूछता है, अगर तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी
तो तुमने उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? मयंक कहता है, साहब उनके पास भी बंदूकें थीं। अयान गुस्से में जाटव को डांटते हुए कहता है, झूठा पंचनामा बना रहे हो तुम। जाटव कहता है, वे निषाद के आदमी थे। अयान पूछता है, कौन निषाद? जाटव कहता है, वह भीम संघर्ष सेना का प्रधान है। ब्रह्मदत्त अयान को एक फाइल देता है और कहता है, अब हम इस केस को बंद कर सकते हैं। लड़कियों के पिता ने गवाही दे दी है और गांव के अन्य लोगों ने भी यही कहा है कि उनके पिता उन्हें पीटते थे। अयान फिर पूछता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? ब्रह्मदत्त कहता है, जल्द ही मिल जाएगी सर। जब अयान फिर से निहारिका के बारे में पूछता है तो ब्रह्मदत्त जवाब देता है, सर वही जो आपका स्वागत करने आई थी पहले दिन। अयान कहता है, उसे ऑफिस में बुलवाओ, मुझे उससे बात करनी है। ब्रह्मदत्त कहता है, सर जाने दीजिए, अगर उसका नाम सामने आया तो रामलाल निहार का भी नाम आएगा और सरकार उन्हीं की है। संतुलन बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अयान ठान लेता है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं साइन नहीं करूंगा। ब्रह्मदत्त का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वह जाटव से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोलने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकते थे? ये लोग तो कुछ दिनों में चले जाएंगे पर हमें तो यहीं रहना है। जाटव कहता है, अब जवाब देना तो जरूरी है, अगर रोकना है तो आप ही रोक लीजिए। अयान हरिमपुर की ओर अपने कदम बढ़ाता है। गांव पहुंचकर वह लोगों से पूछताछ करता है, कौन निषाद को जानता है? गांव के 4 लोगों ने गवाही दी है, वे लोग कौन हैं? तभी एक आदमी आकर कहता है, साहब हमने कल से उन्हें नहीं देखा। जब अयान वापस जाने लगता है तो गोरा आकर कहती है, साहब हम जानते हैं निषाद को। अयान कहता है, मयंक और जाटव की जान जा सकती थी। गोरा कहती है, वे लोग मारने नहीं आए थे। अयान पूछता है, क्या तुम उसके साथ मिली हो? गोरा कहती है, हम शादी करने वाले हैं। अयान पुलिस स्टेशन वापस आता है और देखता है कि वहां सीवर से पानी बाहर बह रहा है। मयंक आकर बताता है, सत्येंद्र की पत्नी आई है आपसे मिलने के लिए। अयान पूछता है, क्या वह पहले कभी इस तरह घर से गायब हुआ था? उसकी पत्नी कहती है, नहीं। फिर अयान पूछता है, क्या उसकी अंशु निहारिका से दोस्ती थी? उसकी पत्नी कहती है, उठना बैठना तो था। अयान मयंक को सत्येंद्र की कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन ट्रैक करने का आदेश देता है। इसके बाद वह हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर मालती से पूछता है, क्या इन बच्चियों का पोस्टमार्टम आपने किया है? मालती कहती है, हाँ, लेकिन रिपोर्ट डॉक्टर अवधेश बनाएंगे। अयान कहता है, ये फर्क पड़ता है, वे बच्चियां थीं। फिर वह प्रोविजनल रिपोर्ट की मांग करता है। अयान का ध्यान इस मामले में जातिगत भेदभाव पर जाता है। वह पुलिस वालों से उनकी जातियों के बारे में सवाल करता है और सोचता है, दलितों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? फिर वह मौत की लोकेशन पर पहुंचता है और वहां से हरिमपुर की दूरी पूछता है। मयंक की आवाज में एक अजीब सी चिंता थी जब उसने बताया वो लड़कियां हर रोज यहाँ से निकलती थीं। अयान के दिमाग में सवालों की लहरें उठने लगीं। अगर वो 3 लड़कियां थीं तो सिर्फ 2 ही क्यों मरी? एक पल के लिए उसकी आंखों में पूजा का चेहरा उभर आया। फिर उसे वो जगह याद आई और जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पूजा की गुलाबी चप्पल उसके सामने पड़ी मिली। बेचैन होकर उसने जाटव से पूछा, क्या इस रास्ते को पैदल पार किया जा सकता है? जाटव की आवाज गंभीर हो गई, रात में तो मुश्किल है सर। फिर जाटव ने इशारा करते हुए कहा, उस पार 3 से 4 किलोमीटर का जंगल है जहां कोई नहीं जाता। जब अयान पुलिस स्टेशन लौटा तो उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। बाहर भारी मात्रा में कचरा फैला हुआ था। उसने तुरंत अंदर जाकर हवलदार से पूछा तो हवलदार ने बेमन से जवाब दिया, सर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उसी समय ब्रह्मदत्त के फोन पर रामलाल जी का कॉल आया, जो अयान पर फाइल पर साइन करने का दबाव बना रहे थे। इस झंझट से बाहर निकलते हुए अयान ने अपनी पत्नी से कहा, पैसों के लिए 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई, लेकिन इस गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह सब खत्म कर दूंगा। अयान के दिल में गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। उसने 1950 में लागू हुए आर्टिकल 15 की एक कॉपी पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर टांग दी। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले सभी लोग चुपचाप इसे पढ़ रहे थे। गांव में पूजा के मिसिंग पोस्टर हर दीवार पर लग गए। अगले सीन में अयान चमड़ा फैक्ट्री के पास पूछताछ करने पहुंचा। वहां एक लड़के ने बताया, वो लड़कियां पापड़ी के लिए यहाँ रुकती थीं सर। अयान ने पूछा, उस दिन उनके साथ कोई था? लड़के ने सहमते हुए कहा, हाँ सर, उनके पीछे एक पीली बस गई थी, लेकिन इस गांव में पीली बस तो किसी के पास नहीं है। मयंक ने बताया, महंत जी अब सबकी एकता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन निषाद इस रैली का विरोध कर रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही ब्रह्मदत्त ने खबर दी, अंशु नाहरिया आ गया है। अयान की आंखों में सवाल उमड़ रहे थे।
उसने अंशु से पूछा, लड़कियों को क्यों मारा? अंशु ने ठंडे लहजे में कहा, उन्हें उनकी औकात दिखानी थी। सभी को अपनी औकात में रहना चाहिए। पूछताछ के दौरान रामलाल जी के फोन लगातार आ रहे थे, लेकिन अयान ने उन्हें अनसुना कर दिया। उसने अंशु से फिर पूछा, 12 तारीख की रात तुम कहाँ थे? अंशु ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, 12, 13 और 14 मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर था। अयान को अपने अंदर गुस्से की एक लहर महसूस हुई। वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। तभी डॉक्टर मालती अयान से मिलने आई। अयान ने उन्हें आदेश दिया, आपको लड़कियों के डीएनए टेस्ट के लिए लखनऊ जाना होगा और आप सिर्फ मुझे ही फोन करेंगी। फिर अयान ने जाटव को एक पत्रकार से मिलने के लिए भेजा। उसे पता चला कि रामलाल जी और अंशु नाहरिया एक ही खेमा है। अयान ने अपनी पत्नी को संदेश भेजा कि इस खबर को सभी अखबारों में छपवाया जाए। अगले दिन अयान ने सभी पुलिस कर्मियों को सुअर ताल पर बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। अपर कास्ट के लोग निषाद के कहने पर हड़ताल पर थे। तब 4 पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा, हम यादव हैं सर, हुक्म कीजिए। अयान ने निराश होते हुए कहा, हुक्म की कोई बात नहीं, बस मुझे आपकी मदद चाहिए थी। फिर उसने निषाद से मिलने का फैसला किया और जाटव और मयंक को साथ लेकर पुराने टूटे हुए स्कूल में चला गया। डॉक्टर मालती का फोन आया। अंशु नाहरिया ने ही उन लड़कियों के साथ गलत काम किया है, उसका डीएनए सैंपल मैच हो गया है। अयान ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस रिपोर्ट को सामने लाकर ही रहूंगा। सबसे पहले पुलिस स्टेशन का रुका हुआ सीवर खोला गया। फिर लखनऊ से खबर आई कि केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। मयंक ने आकर बताया, वारंट रेडी है सर। अयान अंशु नाहरिया को गिरफ्तार करने निकला, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। तभी अयान को उसके घर के सामने पीली बस दिखाई दी। ब्रह्मदत्त ने बताया, ये बस अंशु नाहरिया की ही है। अयान ने बस को चेक किया और उसमें खून से सना अखबार पाया। फिर उसने स्कूल के सभी कमरे चेक किए। एक कमरे में रस्सी, मुंह पर बंधा कपड़ा और बाल मिले। ब्रह्मदत्त ने अंशु नाहरिया से मिलकर उसे गोली मार दी। उसी समय सीबीआई की टीम भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सीबीआई का अफसर अयान से पूछताछ करने लगा। अयान ने कहा, सर, एक लड़की अभी भी मिसिंग है। मेरे लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। लेकिन ऑफिसर ने उसकी कोई बात नहीं मानी। आखिरकार सत्येंद्र की लोकेशन पता चल गई। ये था वो संघर्ष जहां कानून और इंसाफ की लड़ाई में सच्चाई की जीत के लिए अयान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर अयान सत्येंद्र को ढूंढ लेता है और उससे सख्त लहजे में पूछता है, 12 तारीख की रात तू अंशु के घर क्यों गया था? सत्येंद्र कुछ देर चुप रहा। फिर अयान ने गंभीरता से कहा, सुन, मैं तो सस्पेंड हो ही रहा हूं, लेकिन अगर तूने अपनी जबान नहीं खोली तो मैं तुझे गोली मारने से पीछे नहीं हटूंगा। सत्येंद्र ने घबराते हुए बताया, सुबह 4 बजे मुझे फोन आया था कि अंशु की गाड़ी खराब हो गई है और उसे बूस्टर केबल चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लड़कियां पेड़ पर लटकी हुई थीं। अयान ने कड़वे स्वर में पूछा, 12 तारीख को क्या हुआ था? सत्येंद्र ने रुंधे हुए गले से कहा, अंशु के घर पार्टी थी। मेरे अलावा ब्रह्मदत्त और निहाल सिंह भी वहां थे। सब एक एक करके स्कूल में जाकर उन लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे। ये निहाल सिंह भी गया था, लेकिन मैं वहां से चला गया था। अयान की आंखों में आग थी। उसने पूछा, तीसरी लड़की कहाँ है? सत्येंद्र ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तीनों वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। तुम तो सस्पेंड होकर यहाँ से निकल जाओगे, मुझे ये लोग मार देंगे। चाहो तो पीछे से गोली मार देना। फिर अयान निहाल सिंह के पास पहुंचा और पूछा, पूजा कहाँ है? निहाल सिंह ने रोते हुए कहा, साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज ये बात मेरी बहन इमली को मत बताना। इतना कहते ही निहाल सिंह अचानक ट्रक के आगे कूद गया और वहीं मर गया। देर रात अयान ने जाटव से कहा, ब्रह्मदत्त को अरेस्ट कर लो। दूसरे अफसर सस्पेंशन ऑन ऑर्डर लेकर मेरे घर पर बैठे हैं। अगर मैंने वो ऑन ऑर्डर ले लिया, कुछ नहीं कर पाऊंगा। जाटव ने जवाब दिया, मैं मयंक को कह देता हूँ, वो ब्रह्मदत्त का अरेस्ट वारंट आपके घर पहुंचने से पहले आपके साइन करवा लेगा। वहीं दूसरी तरफ सुअरताल में पूजा की तलाश अभी भी जारी थी। घर पहुंचते ही अयान ने अपनी पत्नी अदिति को देखा और उसकी मौजूदगी से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। फिर अयान ने इमली को पास बिठाकर उसके भाई की सारी सच्चाई बताई। इमली की आंखों में आंसू थे और अयान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी ओर ब्रह्मदत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर मालती ने उसका डीएनए सैंपल लिया। ब्रह्मदत्त गुस्से से जाटव पर चिल्लाया, लेकिन जाटव ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अंदर डालो इसे। अगले दिन सीबीआई ऑफिसर पाणिकर ने लड़कियों के बाप से झूठी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। फिर कुछ लोगों ने निषाद को जंगल में उठाकर मार डाला। ये सब महंत जी का ही किया धरा था,
क्योंकि निषाद उसकी कुर्सी के रास्ते का रोड़ा बन रहा था। कुछ दलितों ने बदला लेने के लिए महंत जी की रैली में आग लगा दी। पाणिकर ने अयान से पूछा, ये सब वायलेंस क्यों हो रहा है? अयान ने जवाब दिया, सर, पिछले 12 घंटे में जिनका फोन बार बार आ रहा है वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। फिर उसने कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल ऑफिसर के सामने रखी। ऑफिसर ने कहा, ऑनर किलिंग का केस है, इसे बंद करो। अयान ने गुस्से से जवाब दिया, सर, वो लड़कियां बस कुछ और पैसे मांग रही थी। फिर उसने ऑफिसर को सबूत दिखाते हुए कहा, अंशु, निहाल और ब्रह्मदत्त, ये तीनों ही गुनहगार हैं। यहाँ सदियों से यही चलता आ रहा है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अयान ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा, मैंने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री और होम सेक्रेटरी को भी भेज दी है। अब मैं तीसरी लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ऑफिसर ने तंज कसते हुए कहा, शायद तुम्हें याद नहीं, तुम सस्पेंडेड हो। अयान ने दृढ़ता से कहा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। फिर अयान खुद कीचड़ में जाकर पूजा को ढूंढने लगा। जाटव ने कहा, सर, आप भी? अयान ने गंभीरता से कहा, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है जाटव जी, हम सब बराबर हैं। फिर वे सब मिलकर पूजा को ढूंढने लगे। अयान ने विश्वास भरे स्वर में कहा, वो जिंदा है जाटव जी, पूजा जरूर मिलेगी, मेरा दिल कहता है। सुअरताल को पार करके वे जंगल में पूजा को ढूंढते रहे। अयान की नजर अचानक एक सीवर पाइप पर पड़ी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पूजा उसके अंदर बेहोश पड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब थी। अयान ने तुरंत जाटव से कहा, मुझे 5 मिनट के अंदर यहाँ एम्बुलेंस चाहिए। फिर अयान पूजा को अपने हाथों में उठाकर जंगल से बाहर ले गया। पूजा के बयान के बाद ब्रह्मदत्त को दोषी पाया गया और उसे 11 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन दोनों लड़कियों के पिता को भी बरी कर दिया। केस सुलझाने के बाद अयान और सभी पुलिस वाले चैन की सांस लेते हैं। अंत में एडिशनल कमिश्नर अयान और सभी पुलिस वालों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी इस फिल्म की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।